हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट बोर्ड एकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट। इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जहाँ क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, वहां पर एनवायरनमेंट को समझना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। अब सबसे पहले समझो एनवायरनमेंट होता क्या है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरन। ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है, ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से आया है और इस फ्रेंच वर्ड एनवायरन का मतलब होता है टू सराउंड। किसी भी चीज को, जो भी चीजें सराउंड की हुई हैं, वो उसका एनवायरनमेंट है। तो अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट यूजुअली हम नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, रिवर्स। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा एनवायरनमेंट हमारे घर में भी होता है, हमारे स्कूल में भी हमारे आसपास एक एनवायरनमेंट है। जैसे स्कूल में आप एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो हमारे सराउंडिंग में हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे क्लासमेट्स, वहाँ एयर, वाटर, ये सब जो हमारा एक स्कूल का पूरा एक एनवायरनमेंट कहलाएगा। ऐसे ही घर में होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास जो भी सराउंडिंग चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो उसका एनवायरनमेंट होती हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट इज आवर सराउंडिंग्स विच इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हमारे आसपास हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। अब एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? अब कोई भी पर्टिकुलर एरिया देख लीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब आपस में क्या है, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। आपस में उनका एक इंटरैक्शन होता है ना। हर्बीवोर्स प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ एक इंटरैक्शन है आपस में बहुत सारी चीजों में। साथ ही आपस में तो है ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके अलावा जो उनके सराउंडिंग में फिजिकल एनवायरनमेंट है, एयर, वाटर, सॉइल, है ना, रॉक्स, इनके साथ भी उनका एक कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आएंगी, उनसे जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो मिलकर बनाता है एक इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम वर्ड है, एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट होते हैं जो नेचर को, इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो है इकोलॉजिस्ट। तो 1935 में एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर जी टैंसले, उन्होंने ये टर्म डिस्क्राइब किया था इकोसिस्टम को। उन्होंने कहा था कि ये इकोसिस्टम नेचर की बेसिक यूनिट होती है और इसमें सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो भी उस एरिया में प्रेजेंट है। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो अब हम यही देखते हैं कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट। बायोटिक मींस बायो, बायो मींस लाइफ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं इकोसिस्टम के, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये बनाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, इसमें सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे, जैसे किसी एरिया का टेम्परेचर, रेनफॉल यानी वाटर वहां पे, विंड, हवा, है ना, एयर हो गया, सॉइल, मिनरल्स, ये सब मिलके बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये तो हुए कंपोनेंट्स किसी इकोसिस्टम के, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होगा आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम यानी जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है, उसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। और आर्टिफिशियल और मैन मेड ह्यूमन मेड होता है, ये हमने बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे बनाए हुए इकोसिस्टम्स है। नेचुरल में दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पर प्रेजेंट इकोसिस्टम जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएंगे, और एक्वेटिक जो होते हैं वो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट इकोसिस्टम है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में हो गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे पॉन्ड, रिवर, लेक्स एंड ओशंस। ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एक रिवर में
जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियाज हैं और प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स, और साथ ही जो एनिमल्स हैं, फिश हैं, ये सब मिलके एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये रिवर में इकोसिस्टम हो गया, ऐसे ही लेक्स में भी होता है, ओशियंस में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अब आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम में देखें तो यहाँ पर जैसे हमने गार्डन है, हमारे घर में गार्डन होगा तो वो एक छोटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। फार्म लैंड जो क्रॉप फील्ड्स हैं वहां पर भी एक इकोसिस्टम है। अब इसमें क्या है, क्रॉप फील्ड में क्रॉप हो गई, ये तो प्लांट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ आपको कुछ इंसेक्ट्स मिलेंगे जो क्रॉप्स को ईट भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको सॉइल में मिलने वाले इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म वगैरह है, ये सब इंसेक्ट ये इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये एनिमल्स हो गए। फिर यहाँ पे रोडेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे रैट है ना। बर्ड्स भी आएंगे यहाँ पे, क्रॉप पे फीड करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब एक क्या है, ये तो एनिमल्स हो गए, लिविंग कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें, सॉइल है, वाटर है, आप इरिगेशन कर रहे हो वहाँ पे फील्ड में तो वो वाटर भी है, वहाँ पे सॉइल भी है। ये सारी चीजें जो है मिलके क्या है, ये एक छोटा इकोसिस्टम बना रहे हैं, पर ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट है, ये हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। देखो बचपन से पढ़ते आए हो कि एनिमल्स को ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तो ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक अलग डिफरेंट ग्रुपिंग देखेंगे, किस मैनर में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, याद है हमने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना रहे हैं, है ना। दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। एंड क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे इस बेसिस पे कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, उसमें दो ग्रुप्स हैं, एक है प्रोड्यूसर्स, एक है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर तो वो हो गए जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसमें आएंगे कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पर या तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं या प्रोड्यूसर्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमारे हर्बीवोर्स हो गए। और इनडायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ, जो वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे कंज्यूमर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हर्बीवोर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं, कार्निवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स से ही मिलने वाली एनर्जी को हर्बीवोर्स में स्टोर हुई थी और वही हर्बीवोर्स को ईट करने पर वो एनर्जी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स को मिल रही है। तो कार्निवोर्स इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। Organisms which depend on producers directly feeding on producers, that is feeding on producers, or indirectly that is feeding on organisms which consume producers. अब हम कंज्यूमर्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर्बीवोर्स जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सेकंड कार्निवोर्स, ये दूसरे एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं। ओमनीवोर्स जो दोनों प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं। और डिकम्पोजर्स, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं और उसे वापस सॉइल में मिला देते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, डेड लीव्स, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जो इनके अंदर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको ब्रेक डाउन करके उनको उनके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इनमें ब्रेक करके सॉइल में मिला देते हैं। ये हो गए डिकम्पोजर्स। अब बात करते हैं फूड चेन की। यहाँ क्या है, एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, फिर उस पे दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक चेन बनी हुई है जहां पर क्या है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं फीड करने के लिए। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग वन अनदर फॉर्म ऑफ फूड चेन। जैसे कि यहाँ हम देखें, ये ग्रास है, ये ग्रास क्या है, ये है प्रोड्यूसर, ठीक है, इसने अपना खाना खुद प्रोड्यूस करा। अब इसको किसने खा लिया, इसको ग्रास हॉपर ने इस ग्रास पे फीड किया।
ग्रास हॉपर ने ये ग्रास खाई। अब इस ग्रास हॉपर को यहाँ पे एक फ्रॉग आया और इसने इसको खा लिया। तो ये जो ग्रास हॉपर था, क्योंकि ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा था अपने फीडिंग के लिए, अपने फूड के लिए, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। ये सबसे पहले इसने प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया, तो इसलिए ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को क्योंकि फ्रॉग ने खा लिया, तो ये जो फ्रॉग है ये बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर एक स्नेक आया, स्नेक को भूख लग रही थी, उसने फ्रॉग को देखा और उसने फ्रॉग को खा लिया। तो यहाँ पर जो स्नेक है ये बन गया हमारा टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर लिया। ठीक है। पर अब एक ईगल भी थी जो ऊपर आसमान में मंडरा रही थी और उसने देखा कि स्नेक घूम रहा है, उसको भूख लग रही थी, उसने सबसे अच्छा अपना नीचे आके फटाक से स्नेक को उठा के ले गई और उसको खा लिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल कंज्यूमर। ठीक है। और बाद में जब ये ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इनकी डेथ होती है तो उसको डिकम्पोज करने का काम होता है डिकम्पोजर का। ये हो गई हमारी, एक हम कह सकते हैं लैंड पे फूड चेन है। ठीक है। ऐसे ही हमारी ओशन में, सी में भी, या हम कहें वाटर में भी, ऐसे ही एक्वेटिक फूड चेन भी होती है। जैसे प्लैंकटन से ये प्लांट्स होते हैं, ये इनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने खाया, कंज्यूम किया, इनको स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश को वेल और शार्क और लार्जर फिशेस। तो ये इस तरीके से आर्कटिक फूड चेन भी इसी तरह से ही समुद्र में या वाटर में हम कहें फूड चेन्स ऐसे ही वहां भी चलती हैं। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, जो भी फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स हैं हर स्टेप पे, है ना, ऑर्गेनिजम्स एट ईच स्टेप और लेवल ऑफ अ फूड चेन दे फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। तो जो भी फूड चेन पे हर लेवल पे, हर स्टेप पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलके बनाते हैं एक ट्रॉफिक लेवल। जैसे सबसे पहले लेवल पे हमें मिलेंगे प्रोड्यूसर्स। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से, तो ये प्रोड्यूसर्स सबसे लोअर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे रहेंगे। ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये हो गए हमारे बेसिकली हर्बीवोर्स। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये हुए कार्निवोर्स। और फिर नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं टर्जरी कंज्यूमर्स, जो टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स हैं। अब आप कहोगे ये टर्जरी कंज्यूमर्स के बाद और कोई क्यों नहीं होता, इसके पीछे एक रीजन है, ये है एनर्जी फ्लो। इसको समझो कि एनर्जी की वजह से क्यों हम कह रहे हैं कि टर्जरी कंज्यूमर्स के बाद ज्यादा ऊपर तक क्या है फूड चेन्स नहीं होती। इसका रीजन है एनर्जी का फ्लो। तो देखो क्या होता है, जब एनवायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट। जैसे सनलाइट से जो भी एनर्जी आ रही थी उसको प्रोड्यूसर्स ने यूज करा और उन्होंने उस एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना लिया, है ना। तो यहाँ पर जो पूरी अर्थ पर मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सनलाइट है। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ, क्योंकि यहीं से ही सारा काम चल रहा है। देखो तो सनलाइट से जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर स्टोर की। अब उस एनर्जी को जो उन्होंने फूड बनाया, उस एनर्जी को जब हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी थी प्रोड्यूसर्स की, ये ट्रांसफर हो गई हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स ने उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का यूज कर लिया अपने डेली एक्टिविटीज के लिए, खाना ढूंढने के लिए, अपना डाइजेशन के लिए, अपना वॉक करने के लिए, इधर उधर जो घूम रहे हैं, है ना, उसमें अपनी बॉडी में उन्होंने उस एनर्जी को यूज किया। और कुछ पार्ट उस एनर्जी का स्टोर हो गया उनकी बॉडी में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए कुछ पार्ट क्या हुआ बेटा, स्टोर हो गया। ग्रोथ में बॉडी में फैट, मसल्स, उसमें स्टोर हो गई वो चीजें। वो कहाँ पहुंची फिर, जब कार्निवोर्स ने इन हर्बीवोर्स को फीड किया तो वो सारा जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो कार्निवोर्स तक पहुंची। अब ये कार्निवोर्स ने भी कुछ पार्ट एनर्जी का अपनी डेली एक्टिविटीज में यूज कर लिया और कुछ पार्ट स्टोर हो गया। तो जो स्टोर्ड पार्ट था वो फिर टॉप कार्निवोर्स तक पहुंचा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एनर्जी है ना ये पूरी पूरी यूज नहीं होती। जैसे जो सनलाइट पड़ती है सिर्फ इसका 1% ही प्रोड्यूसर्स यूज कर पाते हैं। ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। सनलाइट की, सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, जो सनलाइट, सोलर एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है उसका सिर्फ 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स
और वो क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को यूज करके अपना फूड बना रहे हैं। तो सिर्फ 1% सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने यूज करी, रेस्ट एनर्जी लूज हो जाती है एनवायरमेंट में, है ना। और इसी 1% एनर्जी को इन्होंने अपने फूड में कन्वर्ट करा। कुछ फूड इन्होंने यूज कर लिया, इसमें से जब हर्बीवोर्स ने इसको कंज्यूम किया तो ये फूड इनके काम आया। अब हर्बीवोर्स ने जो प्लांट्स पे फीड किया, उन्होंने उसका 90% अपनी डाइजेशन और अपनी डेली एक्टिविटीज, जैसे खाना ढूंढना है ना, इधर उधर घूमना है, उसके लिए उन्होंने उसको क्या करा, उस 90% एनर्जी को यूज कर लिया। ये जो 10% बचा, ये इनकी उसमें स्टोर हो गया इनकी बॉडी में, ये यूज हो गई इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये जो ग्रोथ के लिए स्टोर हुई एनर्जी, ये फैट और मसल्स की फॉर्म में स्टोर हो गई। अब ये 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। तो जब कार्निवोर्स ने हर्बीवोर को फीड किया तो ओनली 10% एनर्जी रीचेस द कार्निवोर्स। जो प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी थी, उसका सिर्फ 10% ही कार्निवोर्स तक पहुंचा, रेस्ट एनर्जी 90% लूज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ 10% पहुंची। अब उस 10% में से 90% इन्होंने भी अपनी डेली एक्टिविटीज और उसमें यूज कर दी। ठीक है, वो एनर्जी लूज हो गई और बची 10% इनके भी किसमें स्टोर हुई, इसमें भी ग्रोथ के लिए और उसके लिए यूज हो गई, वहां स्टोर हो गई। ये 10% फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। टर्जरी कंज्यूमर्स ने जब फीड किया तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ही, इसका भी 10% पहुंचा। तो जब तक ये टॉप कार्निवोर्स तक, टर्जरी कंज्यूमर्स तक एनर्जी जो है, ये इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है कि इतनी एनर्जी टॉप कार्निवोर्स के बाद बचती ही नहीं है कि कोई और नेक्स्ट लेवल हो सके। ठीक है, कोई नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो सके, क्योंकि इतनी एनर्जी ही नहीं बची है, मैक्सिमम एनर्जी लूज हो गई है यहाँ। When energy is changed from one form to another, some energy is lost to the environment. जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो कुछ एनर्जी एनवायरमेंट में लूज हो जाती है, वो उस फॉर्म में लूज होती है जिसको वापस यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हीट की फॉर्म में लूज होगी, उनकी दूसरी एक्टिविटीज में यूज हो गई। ग्रीन प्लांट्स यूज ओनली 1% ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू फूड। When green plants are eaten by herbivores, they use this energy for digestion and in doing work. Green plants को जब हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया तो उन्होंने क्या करा, स्टोर्ड एनर्जी को यूज करा अपने डाइजेशन में और दूसरे एक्टिविटीज में। मच ऑफ द प्रोड्यूस्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ओन एक्टिविटी, रेस्ट इज स्टोर्ड एज बायोमास। तो जो मैक्सिमम एनर्जी थी वो अपने एक्टिविटीज जैसे डाइजेशन में और दूसरे काम करने में उन्होंने यूज कर ली, जो बची हुई थी वो उनकी बॉडी में स्टोर हो गई। बायोमास मीन्स उनकी बॉडी में एज अ मास, उसमें एज अ फैट मसल्स उसमें स्टोर हो गई वो एनर्जी। ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। अब जब उसको हर्बीवोर को कार्निवोर कंज्यूम करेंगे तो जो सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी है वो ही ट्रांसफर होगी नेक्स्ट लेवल पे। और स्टोर्ड एनर्जी कितनी थी, सिर्फ 10% एनर्जी स्टोर हुई। सिंस मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए 3 to 4 लेवल से ज्यादा लंबी फूड चेन्स नहीं होती हैं, क्योंकि टॉप कार्निवोर्स तक या टर्जरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी इतनी नहीं बचती है कि वो नेक्स्ट लेवल पे यूज की जा सके। अब ये जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं ये हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे ज्यादा होते हैं। तो आप देखोगे प्रोड्यूसर्स हमेशा ज्यादा होंगे, हर्बीवोर्स उससे कम होते हैं, कार्निवोर्स और कम होते हैं, और टर्जरी का कंज्यूमर्स जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो और कम होते हैं। उनका नंबर, मतलब हम नंबर में बात करें। अब एनर्जी का जो फ्लो है वो भी बेटा यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। जो सनलाइट प्रोड्यूसर्स ने यूज कर ली वो वापस से फूड बनने के बाद दोबारा सनलाइट नहीं बनेगी, दोबारा सनलाइट थोड़ी बन जाएगी। तो जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने यूज करी है वो प्रोड्यूसर्स में ही स्टोर हो गई, अब वो वापस सनलाइट नहीं बन सकती। ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया तो जो एनर्जी हर्बीवोर्स को मिल गई वो वापस हर्बीवोर्स से प्रोड्यूसर्स में नहीं आएगी। ऐसे ही हर्बीवोर्स से जो एनर्जी कार्निवोर्स में गई वो कार्निवोर्स से वापस हर्बीवोर्स में नहीं आती है। तो जो भी एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब लोअर मोस्ट ट्रॉफिक लेवल से टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, टॉप से डाउन में फ्लो नहीं करेगी एनर्जी। ठीक है,
एज इट मूव्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल. जब एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव कर गई है तब वो प्रीवियस लेवल के लिए अवेलेबल होती ही नहीं है. एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल. ये मैं बता चुकी हूँ कि एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है. अब फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड होती है. कैसे? अब आप देखो कि ग्रास को रैबिट भी कंज्यूम कर रहा है, ग्रास को माउस भी कंज्यूम कर रहा है और ग्रास को ग्रासहॉपर भी कंज्यूम कर रहा है. तो यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स बन रही हैं. जैसे कि एक फूड चेन बन रही है, ग्रास को रैबिट ने खाया और रैबिट को फॉक्स ने. ठीक है, अब यहाँ पे रैबिट को सिर्फ फॉक्स ही नहीं है जो कंज्यूम कर रहा है, रैबिट को ईगल भी कंज्यूम कर सकता है, हॉक या ईगल कह लो आप, ये कंज्यूम कर सकता है रैबिट को. ऐसे ही माउस को, माउस ने ग्रास कंज्यूम करी यहाँ, तो ये दो फूड चेन हो गई, ग्रास रैबिट फॉक्स, ग्रास रैबिट एंड हॉक. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ग्रास को माउस ने कंज्यूम किया, माउस को फॉक्स भी कंज्यूम कर सकता है, माउस को हॉक भी कंज्यूम कर सकता है और माउस को आउल भी कंज्यूम कर सकता है. तो यहाँ पे 3 फूड चेन्स बन रही है. फिर ग्रास को ग्रास हॉपर ने कंज्यूम किया, अब इस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को आउल ने खा लिया, या इस फ्रॉग को स्नेक ने कंज्यूम कर लिया और स्नेक को हॉक ने कंज्यूम कर लिया. यहाँ ये 2 साइकिल हो गई, ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से आउल. और एक हो गई दूसरी फूड चेन, ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक एंड स्नेक से हॉक. तीसरी एक और फूड चेन है, ग्रास से ग्रास हॉपर से बर्ड और बर्ड से स्नेक एंड फिर स्नेक से हॉक. तो ये कई सारी फूड चेन्स हैं, बट आप ये देखो कि ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म पे, जो एक ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको मोर देन 1 ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे रैबिट को फॉक्स भी कंज्यूम कर सकता है और हॉक भी, माउस को फॉक्स, हॉक, आउल ये कंज्यूम कर सकते हैं, इवन स्नेक भी कंज्यूम कर जा सकते हैं स्नेक माउस को. तो ये क्या है, यहाँ पर जो फूड चेन्स है ये आपस में इंटरलिंक्ड है. तो ये ऐसे एक जाल सा बना लेती है, एक वेब बना लेती है, इसीलिए इनको कहा जाता है फूड वेब. दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब्स. अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की. जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो जब वो फूड चेन के थ्रू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव करते जाते हैं तो वहां पर वो हर ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है. क्योंकि जो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है ना. दीज केमिकल्स आर नॉट इजीली ब्रोकन डाउन. जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी जो ये पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं अपने फील्ड्स में, ये क्या है, ये फर्टिलाइजर्स, अगर ये पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में क्या होता है, इनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. क्योंकि हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं. ठीक है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन होने पे ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते जाते हैं एंड द टॉप मोस्ट प्रीडेटर्स या टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स जो होते हैं, है ना, टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स जो होते हैं उनमें ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मिलती है ना. वो हर लेवल पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा वो नेक्स्ट लेवल पे पास ऑन होने पे. द टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स. अब ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स हैं. तो हमारे अंदर ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमने प्लांट्स को ही कंज्यूम किया या हम किसी दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो पेस्टिसाइड्स क्या है, प्लांट्स में पहुंचे, प्लांट्स से वो हर्बीवोर्स में पहुंचे. तो वो इस तरीके से जब टॉप मोस्ट कंज्यूमर यानी ह्यूमंस तक पहुंचते हैं तो हमारे अंदर उनकी जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में. और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इट इज द प्रोसेस वेयर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एज दे मूव अप इन द फूड चेन. जब ये फूड चेन में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इनकी वो बढ़ जाती है. अब देखो, ये तो हमने अभी तक पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, है ना, इकोसिस्टम क्या होता है और एनिमल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, है ना, ये सब क्या है. अब हम देखते हैं जो कुछ हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे. आपकी बुक में 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक है ओजोन लेयर के बारे में और एक है वेस्ट के बारे में, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो हम ये पहले देखते हैं ओजोन लेयर. तो ओजोन क्या होता है, ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बनता है.
ठीक है, ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बन रहा है ओजोन। ये ओजोन एक डेडली पॉइजन होता है, ये पॉइजनस है अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। लोअर एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा ट्रोपोस्फियर, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, सबसे लोअर मोस्ट है ट्रोपोस्फियर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो अगर ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होती है तो इट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, और ये एक बहुत ही डेडली पोल्यूटेंट है, पॉइजनस पोल्यूटेंट है ना। लेकिन जब ये हायर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है तब ये ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का। यहाँ पर ये स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर बना के रखती है अर्थ के सराउंडिंग में, है ना। और ये जो लेयर है ये सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये ऐसे स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर बना के रखती है और ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ को सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमंस में स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ओजोन बनती कैसे है, वहां पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन कैसे बनती है, जब सन से यूवी रेज आती हैं तो ये जो यूवी रेज होती हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देती हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये जो ऑक्सीजन एटम्स हैं फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फियर में इस तरीके से बन जाती है ओजोन, और ये ऐसे चारों तरफ एक शील्ड, एक लेयर बनाए रखती है हमारे अर्थ के। बट हम ह्यूमंस ने रेफ्रिजरेटर्स बनाए, उसमें हमने एक रेफ्रिजरेंट यूज करे, वो थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे शॉर्ट में CFC भी कहते हैं। तो ये जो CFCs थे ये रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज हो रहे थे रेफ्रिजरेंट के तौर पे, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज हो रहे थे, है ना। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में ये यूज हो रहे थे, लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे जब ये अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे थे, स्ट्रेटोस्फियर में, तो ये वहां पर जाकर इस ओजोन के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके क्या कर रहे थे, लेयर को ब्रेक कर रहे थे। ये ओजोन मॉलिक्यूल स्प्लिट होने लगे, इससे जो लेयर थी, ये ओजोन लेयर थी, ये ब्रेक होने लगी। और 1980s में ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल बनता जा रहा है, और इस होल के थ्रू हार्मफुल यूवी रेज अर्थ पर आने लगी हैं। अब जब ये अर्थ पर यूवी रेज आने लगेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, जैसे ह्यूमंस में स्किन कैंसर कर रही हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप इन द 1980s ड्यू टू द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होते हैं, रेफ्रिजरेंट और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, मैंने बताया ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसकी सॉल्व करने की कोशिश की गई, और 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करवाई, और इस ट्रीटी को बहुत सारे कंट्रीज ने साइन किया था। इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सब्सटेंसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, उनका प्रोडक्शन खत्म कर दिया जाए। और ये जो ट्रीटी थी इसको बोला गया था, इसको नाम दिया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ट्रीटी का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब क्या है, इस ट्रीटी के बाद से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो रेफ्रिजरेटर्स बना रही हैं, उनके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाएं। मतलब उनके रेफ्रिजरेटर्स में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब एक जरूरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो इसके बाद से अभी रिसेंटली रिसर्चेज हुई है कि ये ओजोन होल थोड़ा धीरे धीरे क्लोज होने लगा है, बिकॉज ऑफ ये जो CFC की प्रोडक्शन अब कम कर दिया गया, इसका यूज कम करा गया है, उससे ओजोन होल धीरे धीरे अब कम होने लगा है, बंद होने लगा है। अब बात आती है वेस्ट मैनेजमेंट की। अब देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन यानी शहर बढ़ रहे हैं, है ना, सिटीज बन रही हैं, सिटीज डेवलप हो रही हैं।
इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, ह्यूमन पॉपुलेशन तो रैपिडली इंक्रीज हो ही रही है। इससे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होने लगा, मतलब इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है कि अर्थ भी अब उसको अपने आप से डिकम्पोज नहीं कर पा रही है, वो उसको बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी होता जा रहा है। तो वो वेस्ट भी जो अर्थ की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जनरेट होने लगा है। वेस्ट क्या होता है, वेस्ट इज एनी सब्सटेंस विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर यूज और इट इज वर्थलेस एंड इज ऑफ नो यूज, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको यूज करने के बाद छोड़ दिया गया हो, या उसके बाद यूज करने के बाद अब वो किसी काम का नहीं रहा। जैसे कि आपने एक क्लास कंप्लीट करी, आप नेक्स्ट क्लास में गए, तो जो आपकी पुरानी क्लास की नोटबुक्स हैं आपने यूज कर लिया, आपने किसी पेपर पे लिखा, आपने उसको यूज कर लिया, नाउ इट्स वर्थलेस फॉर यू। आप उसका क्या करोगे, आप उस पेपर से दोबारा तो नहीं लिख सकते उस पे, तो उसको हम छोड़ देते हैं, हम उसको फेंक देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक टाइप से वेस्ट हो गया, क्योंकि अब वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब इस सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जिससे कि ये पोल्यूशन कम करे, डिजीजेस ना फैले, क्योंकि जितना ज्यादा वेस्ट होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, उतनी ज्यादा बीमारियां फैलेंगी उनसे। तो इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ साइंटिफिक और एफिशिएंट मेथड्स चाहिए, अच्छे मेथड्स होने चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए इसको खत्म करने के लिए, इस वेस्ट को। अब वेस्ट तो समझ में आ गया कि गार्बेज है, पर इसके वेस्ट के सोर्सेज क्या है, आ कहाँ से रहा है वेस्ट सारा। तो बेटा वेस्ट आता है, एक तो घरों से निकल रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है, जो हम किचन में वेस्ट है, खाना बन रहा है ना, जो वेजिटेबल पील करे, फ्रूट्स पील करे, उनके सीड्स हैं, जो भी आप डिस्कार्ड करे वो किचन वेस्ट हो गया। प्लास्टिक्स हो गए, हमारे घर में कितना प्लास्टिक निकलता है, घर में सामान आया, दाल आई, चीनी आई, मम्मी ने रैपर खोला, उसमें से बॉक्स में डाला, और वो पैकेट क्या है, प्लास्टिक पैकेट, फेंक दिया। फिर शैम्पू की बॉटल्स हैं, है ना, टूथपेस्ट है, पुराने टूथब्रशेज हैं, उनकी टूथपेस्ट की ट्यूब्स है, ये सब प्लास्टिक्स हैं जो हमारे घरों से निकल रहा है। ग्लास हो गए, ब्रोकन ग्लासेस, कांच के ग्लास होते हैं वो टूट गए, वो आपका एक वेस्ट हो गया। मिरर है, ब्रोकन मिरर है, वो ग्लास वेस्ट हो गया। रैग्स, पुराने फटे कपड़े हैं, है ना, वो सब भी वेस्ट है हमारे घरों से जो निकल रहा है। इसके अलावा पेपर, पुरानी न्यूज़पेपर है, आपकी बुक्स हैं जो पुरानी क्लासेस की हैं, वो सब अब क्या होता है, एक सोर्सेज ऑफ वेस्ट हैं ये सब। फिर इंडस्ट्रीज से भी वेस्ट निकलते हैं, है ना, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, इनमें सब में वेस्ट जनरेट होता है यहाँ भी, तो वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला एक वेस्ट हो गया। एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करें तो जब क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद जो रेजिड्यूज, जो क्रॉप के पार्ट्स बच जाते हैं, वो हो गए हमारे एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी वेस्ट में आएंगे। फिर एनिमल वेस्ट हो गया, जो कैटल रेयरिंग कर रहे हैं वहाँ पे एनिमल्स एक्सक्रीटा जो है वो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट में इंक्लूड हो गया। म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो भी हाउस होल्ड डिस्चार्ज है हमारा, जो हमारे घरों से, वॉशरूम से या किचन से जो पानी जा रहा है वेस्ट में, जो हमने बर्तन धोए, कपड़े धोए, वो साबुन वाला पानी, किचन वॉशरूम से जो एक्सक्रीटा डिस्चार्ज हो रहा है, वो सब म्यूनिसिपल वेस्ट में इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स और होटल से भी जो वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है। ई वेस्ट होता है कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी पुराने अप्लायंसेस जिनको अब आप यूज नहीं कर रहे हो, जो खराब हो गए हैं, चल नहीं रहे हैं, अब किसी काम के नहीं है, वो सब ई वेस्ट में आते हैं, जैसे कि ओल्ड कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड बैटरीज। ये तो हुए सोर्स ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट भी ना टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ये नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज हो जाता है, ये वापस से इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, वो चेंज हो जाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में और वापस सॉइल में या वाटर में मिल जाते हैं। यहाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते, या तो ये डिकम्पोज होते ही नहीं है, या इन्हें बहुत साल लगते हैं, मतलब 100 to 1000 ईयर्स लग जाते हैं इनको ब्रेक डाउन होने में। तो ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेचुरल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये एनवायरमेंट में बैठे रहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके एग्जाम्पल होंगे फूड स्क्रैप्स, लीव्स, पेपर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं घरों से जो निकल रहे हैं, ये सब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल कैन्स, ग्लास एंड केमिकल्स।
ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं अगर इसको सही से मैनेज किया जाए। इस वेस्ट से हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उसको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उससे हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। वहीं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये सॉइल, वाटर और एयर को पोल्यूट करते हैं, है ना, क्योंकि ये तो डिग्रेड ही नहीं हो रहे, ये तो डिकम्पोज ही नहीं हो रहे हैं और ये इन्वायरमेंट में क्या अपने केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं, वहाँ ये पोल्यूशन करते हैं एंड दे कैन बी हार्मफुल टू एनिमल्स एज वेल। तो इस जो भी ज़्यादा वेस्ट है इसको मैनेज करने के भी कुछ मेथड्स होने चाहिए, कुछ साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, कुछ तरीके होते हैं जो इसको पूरे वेस्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंसिनरेशन, डंपिंग, लैंड फिलिंग्स, कॉम्पोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। आओ इनको देखते हैं क्या होते हैं। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन में जो भी वेस्ट है उसको एक हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है उस वेस्ट को, और ये ऐसे ही कहीं भी नहीं जलाया जाता ओपन में। यहाँ पे इंसिनरेटर्स कुछ जगह होती है जहाँ पे इस वेस्ट को ले जाके बर्न किया जाता है। अब यहाँ इसके क्या एडवांटेजेस है इंसिनरेशन के? ये जब वेस्ट बर्न किया जाता है तो एक तो इसकी वॉल्यूम, मतलब इसका जो साइज है वो कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, इसका वेट भी कम हो गया। फिर क्योंकि ये वेट कम हो गया, साइज कम हो गया, इससे राख बन गई, ऐश बनी, और ये जो ऐश है अब लैंडफिल में जगह कम लेगी। लैंडफिल होते हैं लार्ज स्पेसेस जहाँ पर जो गार्बेज है वो डंप किया जाता है शहरों से दूर की। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी लैंडफिल क्या होता है, बताती हूँ। तो लैंडफिल में कम स्पेस लेगी ये ऐश। साथ ही जो नीचे बची हुई रेजिडुअल बॉटम ऐश है, जो ये ऐश होती है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स भी रिकवर किए जा सकते हैं, है ना, उनको वापस निकाला जा सकता है कुछ मेटल्स को। साथ ही जब इसे बर्न किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हीट प्रोड्यूस्ड। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? जब ये बर्न किया जाता है तो इससे स्मोक निकलती है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फिर ये करते हैं पोल्यूशन, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसके साथ, इस मेथड के साथ। अब आती है नेक्स्ट मेथड है फिर डंपिंग। डंपिंग में क्या किया जाता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं हो सकते नेचुरली, है ना, उनको क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ थोड़ा ऐसे एरिया से थोड़ा दूर जाके वहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढों में इसको डाल दिया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। बट क्या है, क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होगा तो ये गड्ढों में भी पड़ा हुआ क्या करेगा, प्रॉब्लम ही करेगा, ये पोल्यूशन करेगा। सॉइल में इसमें से माइक्रो प्लास्टिक्स लीच हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करेंगे यहाँ से निकलने वाली जो हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो ये भी क्या है, डंपिंग से होता है पोल्यूशन। नेक्स्ट मेथड है लैंडफिल। लैंडफिल क्या होते हैं, लार्ज एरियाज होते हैं शहरों के बाहर की तरफ, लार्ज एरियाज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहर की तरफ, तो सिटीज से जो बाहर की तरफ का एरिया होता है वो वहां पर ऐसे बड़े एरियाज ढूंढे जाते हैं जहां पर वेस्ट जो है पूरे शहर का लाके डाल दिया जाता है ना, वेयर द वेस्ट इज डिपॉजिटेड ऑन और इन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द अर्थ, और उसे फिर मिट्टी से कवर कर देते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बुलडोजर्स यूज किए जाते हैं उस वेस्ट को फिर थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए, दबाने के लिए, कि फिर जगह बनाने के लिए कि नेक्स्ट डे का भी डंप होगा, है ना। वेस्ट आर डम्प्ड इन लो लाइंग एरियाज एंड कॉम्पैक्टेड विद बुलडोजर्स। अब यहाँ डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो भी आसपास लोग रह रहे हैं, है ना, उनको एक तो गंदी स्मेल आती है वहां से, ठीक है, दूसरा आसपास का जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं या वाटर सप्लाई है उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसको पोल्यूट करते हैं, यहाँ पे गंदगी जो है, साथ ही सॉइल है उसको भी पोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंडफिल्स हैं यहाँ पे इनसे पोल्यूशन भी होता है और गंदी स्मेल निकलती है, जो लोग आसपास रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है स्मेल। एक मेथड होता है कंपोस्टिंग, ये हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या हम कहें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, जैसे हमारे फ्रूट पील्स हो गई, है ना, किचन वेस्ट जो होता है, इसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं इससे। तो यहाँ पर इसे कंपोस्ट बिन्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े लार्ज कंटेनर्स होते हैं, डस्टबिन टाइप में बिन्स में डाला जाता है या फिर गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर डाल दी जाती है, उसको कवर कर दिया जाता है सॉइल से। फिर 2 to 3 मंथ्स बाद देखते हैं कि ये जो वेस्ट है ये ऑर्गेनिक मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको फिर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, खेतों में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जा सकता है ना। तो ये एक अच्छा मेथड है वेस्ट को यूज करने का।
यहाँ पर इसमें फायदे क्या होते हैं कंपोस्टिंग के? एक तो ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा दी, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए सॉइल में। दूसरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो लैंडफिल से अब डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को तो अलग हमने यूज कर लिया कंपोस्टिंग के लिए, तो लैंडफिल में सिर्फ हमारा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो जाएगा। एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब क्योंकि इसको हम एज अ फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट भी कम कर देता है फार्मर्स के लिए, उनको भी चीप पड़ता है, और साथ ही ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, कोई पोल्यूशन नहीं होगा इससे। एक और मेथड है वेस्ट मैनेजमेंट का, वो है रीयूज एंड रिसाइकल। इसमें क्या होता है, कोई भी जो पुराने ओल्ड वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है न्यू मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स में। जैसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं, है ना, सॉलिड मटेरियल्स हैं, उनको ब्रेक करा जाता है सिंपल छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं और फिर उसको रीयूज कर लेते हैं कुछ नया आइटम बनाने के लिए। जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, मेटल्स हो गए, प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो प्लास्टिक की जो वाटर बॉटल्स आती हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं, उनको कई बार रिसाइकल कर लिया जाता है। इनको ब्रेक डाउन करके इनसे नए सब्सटेंसेस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इनसे फैब्रिक बनता है, इन्हें रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो ये प्लास्टिक्स हैं इनको रिसाइकल किया जा सकता है। न्यूज़पेपर और पेपर्स हैं, इनको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, जैसे हम इनसे एनवेलप्स बना सकते हैं। साथ ही पेपर को रिसाइकल करके दोबारा भी पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा मेथड है, काफ़ी सारा वेस्ट जो है वापस से रीयूज किया जा सकता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको पढ़िए, इसको रीडिंग करिए। जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई रिवीजन क्लास चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, हम उस पर एक रिवीजन क्लास ले लेंगे। और व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसको रीडिंग करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।